Hello and welcome to Serious Economics. Now we are going to see dynamic optimization. Okay, so डायनामिक ऑप्टिमाइजेशन हम कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि डायनामिक ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है। ठीक है, तो डायनामिक ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है आज और फ्यूचर दोनों को ध्यान में रख के बेस्ट डिसीजन लेना। ठीक है, डायनामिक ऑप्टिमाइजेशन का क्या मतलब है कि आज और फ्यूचर दोनों को ध्यान में रख के बेस्ट डिसीजन लेना, यानी डिसीजन सिर्फ एक टाइम पीरियड के लिए नहीं होता है बल्कि टाइम के साथ साथ चेंज होता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में इसे कहाँ यूज करते हैं डायनामिक ऑप्टिमाइजेशन को? तो डायनामिक ऑप्टिमाइजेशन को इकोनॉमिक्स में कंजप्शन सेविंग डिसीजंस के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल में इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए, रैमसे मॉडल जो है उसमें, एंड ऑप्टिमल कंट्रोल थ्योरी और इंटर टेम्पोरल चॉइस के लिए जो है डायनेमिक ऑप्टिमाइजेशन का यूज होता है। ठीक है, क्या समझा हमने डायनेमिक ऑप्टिमाइजेशन का मतलब कि डायनेमिक ऑप्टिमाइजेशन आज और फ्यूचर दोनों को ध्यान में जो रख के डिसीजन लिए जाते हैं वो डायनेमिक ऑप्टिमाइजेशन के अंतर्गत आते हैं। यानी डिसीजन सिर्फ एक टाइम पीरियड के लिए नहीं होता है बल्कि टाइम के साथ साथ चेंज होता है। ठीक है, आगे समझते हैं एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू कि सपोज करो कि तुम्हारे पास क्या है, 100 रुपीज है। ठीक है, सपोज करो तुम्हारे पास 100 रुपीज है और अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। कौन कौन से दो ऑप्शन है? पहला ऑप्शन तो ये है कि आज तुम ये पूरा खर्च कर दोगे। ठीक है, पूरा कंप्लीट क्या करोगे, इसको खर्च कर दोगे ₹100 को। ठीक, दूसरा तुम्हारे पास ऑप्शन ये है कि कुछ सेव करके ताकि फ्यूचर में ज्यादा बेनिफिट मिले। तुम कुछ सेव करोगे जिससे कि तुम्हें फ्यूचर में ज्यादा बेनिफिट मिले। तो मान लो तुमने 80 खर्च किया, 20 तुमने सेव किया। ठीक है, तो डायनेमिक ऑप्टिमाइजेशन जो होता है वो यही डिसाइड करता है कि हर पीरियड में कितना कंज्यूम और कितना सेव करे ताकि टोटल लाइफ टाइम की सेटिस्फेक्शन जो है वो मैक्सिमम हो। ठीक है, समझ आया अब इसकी थ्योरी? ठीक है, तब हम इसको हम समझेंगे प्रॉपर मैथमेटिकल फॉर्म में। एंड दिस टॉपिक इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेआरएफ। मतलब ये जो है बेसिक अगर आपको नेट के लिए टारगेट कर रहे हो तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ठीक है जितना हम अभी गेम थ्योरी तक कवर कर चुके हैं दैट इज इनफ। डायनेमिक ऑप्टिमाइजेशन थोड़ी एडवांस लेवल की टॉपिक हो जाती है, बट इट इज like important for doing PhD and also for like if you sit in IIT's exam for PhD, this topic is very important. Okay, so let's understand, और obviously आपके syllabus में है तो we have to get understanding of this topic also, चाहे आज करो चाहे कल करो, करना तो है ही। ठीक है, तो डायनेमिक ऑप्टिमाइजेशन हमने क्या समझा कि हर पीरियड में कितना कंज्यूम और कितना सेव करें ताकि टोटल लाइफ टाइम जो है टोटल लाइफ टाइम सेटिस्फेक्शन जो है वो मैक्सिमम हो। ठीक है, ये होता है डायनेमिक ऑप्टिमाइजेशन। अब बात करते हैं डायनेमिक ऑप्टिमाइजेशन में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो कैलकुलस ऑफ वेरिएंस पढ़ेंगे, ऑप्टिमल कंट्रोल, पॉइंट्रीजन एंड बेलमैन एंड डिफरेंशियल एंड डिफरेंस इक्वेशंस। ठीक है, अच्छा तो अब देखो स्टैटिक और डायनेमिक में क्या डिफरेंस होता है, स्टैटिक ऑप्टिमाइजेशन में और डायनेमिक में क्या डिफरेंस होता है। तो स्टैटिक जो होता है ऑप्टिमाइजेशन वो सिंगल पीरियड का डिसीजन लेते हैं हम उसमें। ठीक है, डायनेमिक ऑप्टिमाइजेशन में मल्टीपल पीरियड डिसीजन लेते हैं। ठीक है, स्टैटिक ऑप्टिमाइजेशन में टाइम इंपॉर्टेंट नहीं होता है पर डायनेमिक ऑप्टिमाइजेशन में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्टैटिक ऑप्टिमाइजेशन का हम ले तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज टुडे, ये हो जाएगा स्टैटिक ऑप्टिमाइजेशन। पर डायनेमिक ऑप्टिमाइजेशन में यही चेंज होके क्या होगा, लाइफ टाइम यूटिलिटी मैक्सिमाइज, लाइफ टाइम की यूटिलिटी मैक्सिमाइज को डायनेमिक ऑप्टिमाइजेशन में देखेंगे। ठीक है, चलो अब मैं बिना इस पीडीएफ में गो थ्रू किए एक पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग देती हूँ, उसके बाद में जो पीडीएफ में इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे समझाऊंगी। ठीक है, तो देखो बेसिक कंपोनेंट क्या होते हैं डायनेमिक ऑप्टिमाइजेशन के, उसे देखना जरूरी है। बेसिक कंपोनेंट, ठीक है, तो बेसिक कंपोनेंट जो है पहला है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। बेसिक कंपोनेंट में पहला है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या है ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन? मतलब जैसे हम पिछले वीडियोस में भी पढ़ चुके हैं, कंज्यूमर सरप्लस या प्रोड्यूसर सरप्लस या कोई भी मैक्सिमाइजिंग कंस्ट्रेंट मैक्सिमाइजेशन जो भी है, उन सब में हमने क्या पढ़ा है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो हम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर रहे हैं वो फंक्शन जो है हम उसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। एज इट इज डायनेमिक ऑप्टिमाइजेशन के भी जो ये कंपोनेंट है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उसमें भी इसी चीज को कहेंगे।
जो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर रहे हैं जिस फंक्शन को, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल अगर देखो तो ये ले सकते हो कि मैक्स यू सी टी। ठीक है, मैक्सिमम करो यूटिलिटी सी टी, कंजप्शन के टर्म में टाइम के साथ। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा, ये जो फंक्शन अगर इसको हम जो है या तो मैक्सिमाइज, यहाँ तो हम मैक्सिमाइज कर रहे हैं, मिनिमाइज भी लिख सकते थे मिन यू सी टी। ठीक है, यहाँ मिन यू सी टी भी लिख सकते थे। ठीक है, तो जो भी ये जो फंक्शंस होंगे, पहला हो या दूसरा, ठीक है, ये जो दोनों फंक्शन होंगे इन्हें हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जो हमारा ऑब्जेक्टिव है यही है ना कि या तो इन्हें मैक्सिमाइज करो या मिनिमाइज करो। तो ये जो ऑब्जेक्टिव हमारा डिफाइन कर रहा है इसे बोल रहे हैं हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ठीक है। अब देखो इस फंक्शन को अगर समझो तो मैंने ये जो लिखा हुआ है, आज तक हम लोग मैक्सिमाइज करते थे पर टर्म्स जो है दूसरा लेते थे, पर यहाँ पे मैक्सिमाइज में हमने क्या लिया है, एक तो यूटिलिटी तो ली ही है, यूटिलिटी के अलावा हमने सीटी लिया है। सीटी जो है कंजप्शन, कंजप्शन एट टाइम टी। ठीक है, सिंपल, जो हम पहले प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेते थे, कंजप्शन कंस्ट्रेंट मैक्सिमाइज करने या ऑप्टिमाइज करने के लिए जो भी फंक्शंस लेते थे उनको इसी तरह रिप्रेजेंट करते थे, बट यहाँ पे टर्म जो सीटी है वो थोड़ा डिफरेंट है। वो सीटी क्या है, कंजप्शन एट ए टाइम टी। चलो पहला अभी हमने देखा कंपोनेंट डायनेमिक ऑप्टिमाइजेशन का, दूसरा कंपोनेंट पे चलते हैं। दूसरा कंपोनेंट है हमारा स्टेट वेरिएबल। क्या है, स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल क्या होता है, स्टेट वेरिएबल होता है जो सिस्टम की करंट कंडीशन बताता है, वो कहता है, उसे कहते हैं हम स्टेट वेरिएबल। ठीक है, या स्टेबल वेरिएबल जो फ्यूचर को अफेक्ट करता है। ठीक, क्या है स्टेट वेरिएबल का मतलब, सिस्टम की करंट कंडीशन को बताए, सिस्टम की करंट कंडीशन। ठीक है, सिस्टम की करंट कंडीशन को जो बताता है उसे बोलते हैं स्टेट वेरिएबल, या इसे कह सकते हो कि ये फ्यूचर 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 के अफेक्ट को क्या करता है, स्टेट वेरिएबल जो है फ्यूचर को क्या करता है, अफेक्ट करता है। ठीक है, तो स्टेट वेरिएबल क्या करता है, फ्यूचर को अफेक्ट करता है। ठीक है, ये हो गया, मैंने रफ लैंग्वेज में समझा दिया इसे स्टेट वेरिएबल। ठीक है, कौन कौन से ऐसे वेरिएबल होते हैं स्टेट वेरिएबल, तो एग्जांपल में समझ सकते हो, कैपिटल स्टॉक, ये जो है क्या है, ये सिस्टम को क्या करता है, सिस्टम की करंट कंडीशन बताता है, कैपिटल स्टॉक के टी। ठीक है, कैपिटल स्टॉक हुआ या वेल्थ हुआ या डेब्ट हुआ, ये क्या है, ये सारे जो है क्या बताते हैं, सिस्टम की करंट कंडीशन बताते हैं, या ये वेरिएबल जो है क्या करेंगे, फ्यूचर को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, अब हमने दो पढ़ लिया, अब हम तीसरा चलते कंट्रोल वेरिएबल। ठीक है, कंट्रोल वेरिएबल, और चौथा होगा आपका ट्रांजिशन इक्वेशन। ठीक है, तो चलो अब हम चारों और भी बाकी कंपोनेंट्स को देखते हैं। ठीक है, वेट अ मिनट, तो अब मैं तीसरा ले रही हूं कंट्रोल वेरिएबल, कंट्रोल वेरिएबल। ठीक है, कंट्रोल वेरिएबल क्या है, तो कंट्रोल वेरिएबल जो डिसीजन मेकर कंट्रोल करता है, ठीक है, वो होता है कंट्रोल वेरिएबल। एग्जांपल, कंजप्शन हो गया, इन्वेस्टमेंट हुआ, कंजप्शन हुआ या इन्वेस्टमेंट हुआ या लेबर सप्लाई हुआ, ये सब क्या है, ये हमारे कंट्रोल वेरिएबल है जो डिसीजन मेकर कंट्रोल करता है इसको। ठीक है, फोर्थ कंपोनेंट है ट्रांजिशन इक्वेशन। ट्रांजिशन इक्वेशन, ये क्या होता है, ट्रांजिशन इक्वेशन ये बताता है कि वेरिएबल टाइम के साथ कैसे चेंज होगा। ठीक है, एग्जाम्पल ट्रांजिशन इक्वेशन का देखें तो के टी प्लस वन, देखो टी जहां लग जाए वहां टाइम, इकोनोमेट्रिक्स में भी देखते हैं ना, टाइम को हम लोग टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये देखो, तो जो ट्रांजिशन इक्वेशन को हम इस तरह से शो करते हैं, मतलब नेक्स्ट पी, ये क्या बोल रहा है, ये इक्वेशन क्या शो कर रहा है, ये जो है नेक्स्ट पीरियड का कैपिटल, ये के टी प्लस वन क्या शो कर रहा है, टी मतलब टाइम करंट प्लस वन मतलब नेक्स्ट पीरियड का, तो नेक्स्ट पीरियड का कैपिटल, ये माइनस वन होता तो प्रीवियस पीरियड हो जाता, बट यहाँ पे हम ट्रांजिशन इक्वेशन कैसे लेंगे, ट्रांजिशन इक्वेशन मतलब बताता है कि वेरिएबल टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है, तो प्लस वन है तो मतलब नेक्स्ट पीरियड कैपिटल। ठीक है, फंक्शन के टी माइनस सी टी मतलब प्रोडक्शन माइनस कंजप्शन, के टी क्या हो गया प्रोडक्शन, सी टी क्या हो गया कंजप्शन, टाइम के साथ हम देखते हैं सारा चीज। ठीक, तो ये हो गया हमारा ट्रांजिशन इक्वेशन। तो ओवरऑल ये हुए हमारे चार
कंपोनेंट। कौन कौन से कंपोनेंट हमने देखा? पहला हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन फर्स्ट। सेकंड जो है हमने क्या देखा? स्टेट वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल। एंड थर्ड हमने क्या देखा? थर्ड हमने देखा कंट्रोल वेरिएबल। एंड फोर्थ ट्रांजिशन वेरिएबल। तो ओवरऑल समझ आ गया कितने कंपोनेंट है? तो बेसिक 4 कंपोनेंट है डायनेमिक ऑप्टिमाइजेशन के। पहला ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दूसरा स्टेट वेरिएबल, तीसरा कंट्रोल वेरिएबल, चौथा ट्रांजिशन वेरिएबल, ठीक है। अब देखते हैं डायनेमिक ऑप्टिमाइजेशन के मेजर मेथड्स कौन कौन से हैं, ठीक है। मेजर मेथड्स देख लेते हैं। डायनेमिक ऑप्टिमाइजेशन के मेजर मेथड देखते हैं। तो देखो, अभी मैं पीडीएफ पे चलूंगी, पहले मैं खुद से इसका ग्लिम्स दे देती हूँ, तब समझ आएगी चीजें जब हम, क्योंकि मैंने पीडीएफ में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही नोट किए हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं। चलो, सोल्यूशन स्टेबिलिटी, कैलकुलेशन ऑफ वेरी, ये देखो ये मेथड है। कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन क्या है? मेथड है, ठीक है। उसके बाद ऑप्टिमल कंट्रोल थ्योरी भी क्या है? मेथड है। ये भी क्या है? मेथड है, ठीक है। चलो, तो अब इसको हम यहाँ पे समझते हैं कितने डायनेमिक ऑप्टिमाइजेशन के मेजर मेथड। तो मेजर मेथड में तुम्हारा आएगा, मेजर मेथड जो है तुम्हारा कौन कौन सा होगा? पहला तो होगा कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, ठीक है। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन पहला होगा। दूसरा जो होगा वो होगा ऑप्टिमल कंट्रोल थ्योरी, ऑप्टिमल कंट्रोल थ्योरी, ठीक है। तीसरा क्या होगा? तीसरा होगा आपका डायनेमिक प्रोग्रामिंग, डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ये 3 मेजर मेथड है हमारे किस चीज के? 3 मेजर मेथड है हमारे डायनेमिक मेथड के, ठीक है, डायनेमिक ऑप्टिमाइजेशन के। तो क्या है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन? तो ये कंटिन्यूअस टाइम पीरियड के लिए होता है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, ठीक है। किस चीज के लिए होता है? कंटिन्यूअस टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं ऑप्टिमल कंट्रोल थ्योरी। ऑप्टिमल कंट्रोल थ्योरी क्या होता है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स का, और इसे हम यूज करते हैं किस चीज के लिए? रैमसे ग्रोथ मॉडल के लिए, रैमसे ग्रोथ मॉडल के लिए, ठीक है, रैमसे के ग्रोथ मॉडल के लिए। दूसरा रिसोर्स इकोनॉमी के लिए, रिसोर्स इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है। तो देखना, ऑप्टिमल मेजर मेथड क्या है? कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, जिसमें जिसको हम कंटिन्यूअस टाइम पीरियड के लिए यूज करते हैं। ऑप्टिमल थ्योरी जो है रैमसे ग्रोथ मॉडल और रिसोर्स इकोनॉमी के लिए यूज करते हैं, ठीक है। एंड टूल्स कौन कौन सा होता है इसमें? तो टूल्स जो हम लोग यूज करते हैं ऑप्टिमल कंट्रोल थ्योरी में, वो हम हैमिल्टन फंक्शन यूज करते हैं, हैमिल्टन फंक्शन, ठीक है, हैमिल्टन फंक्शन, या पॉन्ट्रजिन, या पॉन्ट्रजिन मैक्सिमम प्रिंसिपल, या पॉन्ट्रजिन क्या? मैक्सिमम प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑप्टिमल कंट्रोल थ्योरी। अब डायनेमिक प्रोग्रामिंग में बात करें तो इसमें बेलमैन इक्वेशन यूज होता है। बस याद रख लो, अगर थ्योरी भी याद रख लिए तो क्वेश्चन एक आध तो बन ही जाता है। यूजीसी मुझे लगता नहीं कि इतना ज्यादा इसका इक्वेशन वगैरह देता है, बट कॉन्सेप्ट तो पूछेगा भाई, कॉन्सेप्ट तो अब पता होना चाहिए अगर सिलेबस में है तो। डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो है वो बेलमैन इक्वेशन इसमें यूज होता है, ठीक है। और कहाँ कहाँ डायनेमिक प्रोग्रामिंग या बेलमैन इक्वेशन जो इसमें यूज होता है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग हम बेलमैन इक्वेशन से लगाते हैं, तो ये यूज कहाँ कहाँ होता है? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में, एआई के लिए, रीइंफोर्समेंट लर्निंग के लिए जो है डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इसमें जो हमने क्या इंपॉर्टेंट देखा, एक तो रैमसे ग्रोथ मॉडल, हैमिल्टन फंक्शन एंड पॉन्ट्रिजियन मैक्सिमम, ठीक है। तो इसे भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या है ये, ठीक है। इस अप्रोच को समझते हैं। चलो, रैमसे ग्रोथ मॉडल क्या है? तो रैमसे ग्रोथ मॉडल हमने पढ़ा होगा, रैमसे का ग्रोथ मॉडल। तो रैमसे ग्रोथ मॉडल जो है, अगर हम न्यूमेरिकल टर्म में इसको समझें तो क्या है कि इसमें कहा जाता है कि हाउसहोल्ड जो है, हाउसहोल्ड को क्या करता है? ये मैक्सिमाइज करता है। रैमसे का ग्रोथ मॉडल क्या करता है? हाउसहोल्ड को मैक्सिमाइज करता है, ठीक है। तो मतलब क्या करता है कि एक मान लो फंक्शन लेते हैं, मैक्स, लिमिट लगाते हैं 0 टू इंफिनिटी, यूटिलिटी कंजप्शन टाइम में, ठीक है, कंजप्शन ई माइनस पी टी और डी टी, ठीक है।
तो ये है हाउस होल्ड मैक्सिमाइज करता है क्या, मैक्स 0 से इनफाइनाइट लिमिट हो गया, यूटिलिटी हो गया हमारा कंजप्शन विथ टाइम, एंड ई माइनस पी टी डी टी। ठीक है, तो अब देखो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट हम लगा देते हैं। सब्जेक्ट टू क्या, सब्जेक्ट टू कि कैपिटल इक्वल टू फंक्शन ऑफ के माइनस सी डेल के। ठीक है, तो मतलब क्या है कि कैपिटल इंक्रीज किससे होता है, थ्रू प्रोडक्शन। ठीक है, एंड डिक्रीज किससे होता है, थ्रू कंजप्शन एंड डेप्रिसिएशन। ठीक है, सब्जेक्ट टू ये जो कंस्ट्रेंट है, कंस्ट्रेंट का मतलब समझ आ रहा है, इक्वेशन को मैंने क्या बोला था, हर एक इक्वेशन को थ्योरी फॉर्म में सोचो। तो ये क्या कह रहा है कि कैपिटल जो है इंक्रीज हो रहा है थ्रू प्रोडक्शन एंड डिक्रीज हो रहा है किससे, डिक्रीज हो रहा है थ्रू कंजप्शन एंड डेप्रिसिएशन। कंजप्शन एंड डेप्रिसिएशन से क्या हो रहा है, कैपिटल हमारा डिक्रीज हो रहा है। ये हमारा कंस्ट्रेंट इक्वेशन कह, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट हमारा कह रहा है। ठीक है, तो रैमसे ग्रोथ मॉडल को जो है इस तरह से हम क्या कहते हैं, शो करते हैं ऑप्टिमल कंट्रोल थ्योरी में। ठीक है, ऑप्टिमल कंट्रोल थ्योरी में जो हमारा रैमसे का ग्रोथ मॉडल है वो इस तरह से रिप्रेजेंट होता है ऑप्टिमल, जिसमें हम इस तरह का फंक्शन बना देते हैं उसका, जहां पे हम कंजप्शन टाइम के टर्म में इस तरह से लेके रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बस दिमाग में रहे, याद हो तो ठीक है, ना हो तो भी कोई बात नहीं। हैमिल्टन अप्रोच की बात करें तो हैमिल्टन अप्रोच में जो है उसको समझते हैं, हैमिल्टन अप्रोच को एक बार। हैमिल्टन अप्रोच मुझे पता है किसी के सर के ऊपर से जा रहा होगा, बट इतना कुछ खास मैंने बताया नहीं है, बस अगर समझो सिंपल है तो समझ आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपली अभी हमने क्या समझा कि रैमसे ग्रोथ मॉडल को समझा हमने किसके फॉर्म में, ऑप्टिमल कंट्रोल थ्योरी के फॉर्म में। ठीक है, हैमिल्टन अप्रोच को देखेंगे तो डायनेमिक ऑप्टिमाइजेशन में जो है हैमिल्टन को बनाते हैं, किसमें बनाते हैं, ऑब्वियसली सारी चीजें हमने इसी में पढ़ी है ना, मेजर मेथड। तो मेजर मेथड में हैमिल्टन जो अप्रोच है वो कैसा शो होता है इसे देखते हैं। तो देखो हैमिल्टन अप्रोच को एच से रिप्रेजेंट करेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, यूटिलिटी मान लो, ये तो हमने बताया ही कि जो डायनेमिक ऑप्टिमाइजेशन है इस फॉर्म में ही रिप्रेजेंट होगा। तो हैमिल्टन अप्रोच में लैम्डा का काम आता है। ठीक है, हैमिल्टन अप्रोच में लैम्डा का काम आता है, और ये जो हमने ऊपर कंस्ट्रेंट लिया था, हमने ये फंक्शन ली थी ना, कि फंक्शन मान लेते हैं जीरो, लिमिट 0 टू इनफाइनाइट यू यूटिलिटी सी टी मतलब कंजप्शन टाइम के रिस्पेक्ट में, फिर माइनस पी टी डी टी, ये हमने लिया था फंक्शन। ठीक है, मैक्सिमाइज करने का, उसमें हमने सब्जेक्ट टू लगाया था क्या, सब्जेक्ट टू एफ, सब्जेक्ट टू के इक्वल टू एफ के माइनस सी माइनस डेल के। ठीक है, ये हमने क्या लगाया था, कंस्ट्रेंट लगाया था। तो बस तुम याद रखना, जैसे कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन करते हैं ना, कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन उसमें क्या करते थे, कंस्ट्रेंट को ऑप्टिमाइज करने के लिए लैम्डा का यूज करते थे। लैम्डा हमारा क्या होता था, शैडो प्राइस होता था। ठीक है, बस यहाँ पे भी वही है कि हमने ले लिया फंक्शन जो है ये u जो सी टी मतलब u यूटिलिटी जो है कंजप्शन टू t। ठीक है, प्लस हमने लैम्डा ले लिया, लैम्डा को हमने कंस्ट्रेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो कंस्ट्रेंट के साथ कैपिटल टाइम के साथ तो कॉमन है, क्योंकि डायनेमिक ऑप्टिमाइजेशन की डेफिनेशन ही है कि हम टाइम के साथ लेते हैं सारी चीजें। ठीक है, तो ये जो है हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर लिया कंस्ट्रेंट को, अब लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब देखो वेयर क्या, लैम्डा क्या है, यहाँ पे शैडो प्राइस है, लैम्डा क्या है हमारा, शैडो प्राइस है, और क्या है ये, फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैपिटल। ठीक, लैम्डा से जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैपिटल। तो अब देखो हैमिल्टन अप्रोच में नेसेसरी कंडीशन क्या है, तो नेसेसरी कंडीशन ये है हैमिल्टन अप्रोच में, नेसेसरी कंडीशंस हैमिल्टन अप्रोच की क्या है ये भी याद रखना है। तो पहला है कि कंट्रोल इक्वेशन हो, हैमिल्टन अप्रोच में नेसेसरी कंडीशन ये है कि कंट्रोल इक्वेशन हो, दूसरा स्टेट इक्वेशन हो, कंट्रोल इक्वेशन हो, स्टेट इक्वेशन हो। ठीक है, एंड तीसरा को स्टेट इक्वेशन हो।
को स्टेट इक्वेशन हो, ये तीन जो है नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है। ये तीनों ही इक्वेशन मिलकर क्या बनाती हैं, ऑप्टिमल पाथ डिटरमाइन करती हैं, ठीक है। ये तीनों ही जो मिलकर क्या नेसेसरी कंडीशन ऑप्टिमल पाथ डिटरमाइन करती हैं। कंट्रोल इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेल एच अपॉन में डेल सी इक्वल टू 0। डेल एच मतलब हैमिल्टन का, ठीक है, और कंजप्शन, ठीक है, उनका डेरिवेशन जो है 0 के बराबर कंट्रोल इक्वेशन होगा। अब देखो स्टेट इक्वेशन का क्या होता है, तो स्टेट इक्वेशन कैपिटल इक्वल टू डेल एच अपॉन में डेल लैम्डा, ठीक है। बस वो पार्शियल डेरिवेशन याद करो यार, वो जब कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तब बस वैसे ही लेना है इसको, ठीक है। तो सी के टर्म में हमने ले लिया हैमिल्टन के साथ, लैम्डा के टर्म में हैमिल्टन के साथ ले लिया। अब हम कोस स्टेट में क्या करेंगे, लैम्डा का ले लेंगे, लैम्डा का पी लैम्डा माइनस डेल एच अपॉन में डेल के, ठीक है। तो ये जो है को स्टेट इक्वेशन है, ठीक। तो बस हम जैसा हमने कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन में तीनों को नहीं लेते थे, पहले एक्स को फिर वाई को फिर लैम्डा को ऑप्टिमाइज करते थे, बस हैमिल्टन अप्रोच में भी इसी तरह सोच लो, यहाँ पे सी को फिर लैम्डा को फिर के को, ठीक है। कंजप्शन कैपिटल और लैम्डा, इन तीनों को हैमिल्टन के टर्म में क्या करेंगे, हम पार्शियल डेरिवेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसका ओवरऑल मीनिंग क्या निकल रहा है कि डायनामिक ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली ये आंसर देता है कि हम कितना कंज्यूम करें, कितना सेव करें, फ्यूचर ग्रोथ को कैसे मैक्सिमाइज करें, रिसोर्स को टाइम के अक्रॉस कैसे एलोकेट करें, ठीक है। ये सारा जो है डायनामिक ऑप्टिमाइजेशन बताता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर स्टूडेंट है वो पूरा टाइम अगर नेटफ्लिक्स देखे तो उसकी प्रेजेंट यूटिलिटी क्या होगी, हाई होगी, ठीक है। लेकिन अगर पढ़ाई करेगा तो क्या होगा, उसका फ्यूचर इनकम हाई होगा। तो डायनामिक ऑप्टिमाइजेशन यही बोलता है कि प्रेजेंट एंजॉयमेंट और फ्यूचर बेनिफिट के बीच में जो ऑप्टिमल बैलेंस चूज करोगे वो डायनामिक ऑप्टिमाइजेशन बताएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने देखा भी होगा, बहुत बार पूछता भी है, आप जब भी PYQ खोलोगे, खैर हमें उसका मतलब नहीं पता होता है, बट उसका मतलब डायनेमिक ऑप्टिमाइजेशन चैप्टर से ही लिया जाता है। जैसे कि इंटरटेम्पोरल चॉइस क्या है, इंटरटेम्पोरल चॉइस जो है डायनेमिक ऑप्टिमाइजेशन से ही रिलेटेड है। क्या होता है इंटरटेम्पोरल चॉइस, तो इंटरटेम्पोरल चॉइस मतलब होता है टुडे वर्सेस फ्यूचर डिसीजन, आज के लिए आज का वर्सेस फ्यूचर का डिसीजन, ये होता है इंटरटेम्पोरल चॉइस, ठीक है। डिस्काउंटिंग, डिस्काउंटिंग की बात करें तो डिस्काउंटिंग क्या होता है, डिस्काउंटिंग का मतलब है फ्यूचर यूटिलिटी को लेस वेट देना। डिस्काउंटिंग मतलब कि फ्यूचर यूटिलिटी को क्या करना है, लेस वेट देना है, लेस वेट देना, ठीक है, देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो डिस्काउंटिंग होता है E माइनस PT, ठीक। ये जो होता है हमारा डिस्काउंटिंग, वेयर P जो है क्या है, डिस्काउंटिंग रेट है, डिस्काउंट रेट है P हमारा, ठीक है, डिस्काउंट रेट। हाई डिस्काउंट रेट मतलब फ्यूचर जो है लेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर डिस्काउंट रेट हाई होगा तो क्या मतलब है कि फ्यूचर जो है वो क्या है, लेस इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो समझ आया कि इंटरटेम्पोरल चॉइस का मतलब, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो है हमारे डायनेमिक ऑप्टिमाइजेशन में हमें पढ़ने हैं। इंटरटेम्पोरल चॉइस हुआ, डिस्काउंटिंग हुआ। इंटरटेम्पोरल चॉइस मतलब टुडे वर्सेस फ्यूचर का डिसीजन, डिस्काउंटिंग मतलब फ्यूचर यूटिलिटी को लेस वेट देना, ठीक है। अगर हाई डिस्काउंट रेट होगा तो फ्यूचर जो है लेस इंपॉर्टेंट होगा। तीसरा जो है कॉन्सेप्ट है वो है स्टेडी स्टेट का। स्टेडी स्टेट का, स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है, तो स्टेडी स्टेट मतलब कि लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम क्या हो, जहां वेरिएबल स्टेबल